Hello everyone, my name is Dishika Agarwal and here I am with the Unit 2 of Mass Media for Class 11th जो कि है Evolution of Media. So hopefully इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो है वो कवर कर लेंगे. तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो ये जो स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें ये है कि लाइक हमें भी स्टोरी सुनना पसंद है सेम एज आर एंसेस्टर्स. उनको भी स्टोरी सुनना पसंद था. वेरियस टाइप की स्टोरीज, हॉरर, एक्शन, जो अलग अलग टाइप की स्टोरीज है वो हमारे एंसेस्टर्स को भी सुनना पसंद था, वो हमें भी सुनना पसंद है. और पहले जो स्टोरी टेलिंग के वेज थे वो कुछ अलग थे, जैसे कि ओरल हो गया बिल्कुल ही कि लाइक पास डाउन हो रहा है, कुछ लिख नहीं रहा, कुछ नहीं, बस ओरली ट्रांसमिट कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन. और फिर लिख कर हम उसे एक्सप्रेस करने लगे, पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे, फिर सिनेमा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, थिएटर, इन सब के थ्रू हम उसे एक्सप्रेस करने लगे. तो स्टोरी टेलिंग के जो वेज हैं वो इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम पीरियड. और इसी में आता है हमारा न्यू वे जो कि है एक सिनेमा. सिनेमा में हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, लिटरेचर, ठीक है. उसके बाद हम एक्टिंग करते हैं, थिएटर. उसके बाद ओरली हमारे डायलॉग्स भी होते हैं उसके. तो सिनेमा जो है वो सारे मेथड्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टोरी टेलिंग के. ऑल्दो कि स्टोरी टेलिंग में हम सब कुछ मेथड, सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, बट सिनेमा की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है और यही वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सिनेमा इज़ असेंशियली एज स्टोरी टेलिंग और इन अदर वर्ड्स अ नरेटिव मीडियम. सिनेमा में हम क्या करते हैं, एक स्टोरी बताते हैं. तो क्या हुआ, सिनेमा एक नरेटिव मीडियम, एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, नरेटिव मीडियम. उसके बाद सिनेमा टेल स्टोरीज ऑन स्क्रीन बाय मीन्स ऑफ विजुअल्स एंड साउंड्स, दैट इज ऑडियो विजुअल मैनर. सिनेमा में हम विजुअल्स जो कि हम आई से देख सकते हैं, समथिंग विच वी कैन सी फ्रॉम आवर आईज, इसलिए विजुअल्स और साउंड्स जो कि हम सुन सकते हैं. तो सिनेमा में हम देखते भी हैं जो चीज़ें स्क्रीन पर हो रही होती हैं और सुन रहे भी होते हैं उनके डायलॉग्स, तो इसलिए ऑडियो विजुअल. सिनेमा टेल स्टोरीज दैट आर बाउंड इन टाइम एंड स्पेस, दैट इज दे आर स्पेशियो टेम्पोरल. अब हमें ये दिया हुआ है कि जो भी सिनेमा में कोई स्टोरी हम दिखा रहे होते हैं वो एक तो टाइम बाउंड होती है, किसी टाइम के बेस्ड होती है. जैसे कि अगर हम रामायण दिखा रहे हैं सिनेमा में तो लाइक वो पुराने ज़माने में, ओल्ड टाइम, उस टाइम के हिसाब से होगी. अब उसमें आज का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो उस टाइम के बाउंड होगी. उसके बाद कोई स्पेस की, अगर हम रामलीला दिखा रहे हैं, रामायण दिखा रहे हैं, तो वो अयोध्या में और लंका में वहाँ के सीन्स लेंगे क्योंकि वो उस प्लेस से एसोसिएटेड है, उस प्लेस को बाउंड करती है वो. तो यही है कि स्पेशियो टेम्पोरल है क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टाइम को फॉलो किया जाता है और पर्टिकुलर स्पेस पे वो हो रही होती है. तो समिंग अप, सिनेमा इज एन ऑडियो विजुअल, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. स्पेटियो टेम्पोरल, एक पर्टिकुलर प्लेस में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नरेटिव मीडियम, स्टोरी को बताना, स्टोरी टेलिंग. Visual on screen contains actors, locations, lightings, objects and compositions. अब विजुअल क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो भी हम देख रहे होते हैं. तो क्या क्या देख रहे होते हैं हम, एक तो हम एक्टर्स को देख रहे होते हैं और उसमें लाइटिंग भी इन्वॉल्व होती है. उसके बाद जो पर्टिकुलर लोकेशन, जो सेट जहाँ पर वो चीज़ हो रही है, जहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं, वो हम देखते हैं. ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के प्रॉप्स जो होते हैं वहाँ पे, और मान लो रोड पे सीन हो रहा है तो वो ट्रीज, कार्स, वो सारे तो ऑब्जेक्ट्स. Soundtrack consists of speech, effects, music and silence. On the other hand, soundtrack जो कि चीज़ें हम सुन सकते हैं उसमें क्या होता है, एक तो स्पीच जो उनके डायलॉग्स होते हैं जो वो बोल रहे होते हैं. साइलेंस, कभी कभी ऐसे दिखाना होता है कि मान लो बहुत सैड या डिप्रेसिंग सा सीन है तो उसमें कोई डायलॉग वगैरह नहीं चाहिए, तो बिल्कुल साइलेंस. साइलेंस इज ऑल्सो अ पार्ट कि कैसे तुम स्टोरी को नरेट कर रहे हो, बिकॉज साइलेंस प्लेज अ ग्रेट रोल. मान लो कोई किसी को डायलॉग बोल रहा है और उसमें ये दिखाना है वो थोड़ा सोच रहा है कुछ, तो बीच में हम फालतू चीज़ें नहीं डालेंगे, हम ये दिखाएंगे साइलेंस है बीच में. या फिर कुछ मान लो इमोशनल सी चीज़ हो गई या एकदम से शॉकिंग सी चीज़ हो गई तो सब साइलेंट हो जाएंगे उस वे से. साइलेंस. इफेक्ट्स, म्यूज़िक इफेक्ट्स और बैकग्राउंड की, एक तो म्यूज़िक आ रहा है नॉर्मल, जैसे कि कोई भी मूवी ले रहे हो उसमें कोई सॉन्ग आ रहा है, और बैकग्राउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं कि किसी भी सीन को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक दिखाने के लिए. These are basic elements that go into the composition of any film. ये basic elements हैं जिनकी वजह से फिल्म कंपोज होती है. That is how cinema tells stories in its own way.
और इन्हीं सबको यूज़ करके, इन अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ करके सिनेमा टेल्स अस अ स्टोरी इन इट्स ओन वे, जो कि यूनिक होता है। सो नेक्स्ट वी हैव इज मीडियम एंड मटेरियल। इसमें क्या दिया हुआ है, एवरी मीडियम हैज़ इट्स ओन मटेरियल थ्रू विच इट रियलाइजेज इट्सेल्फ। स्टोरी टेलिंग के जो अलग अलग मीडियम्स हैं, अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू हम स्टोरी बताते हैं, उस हर मीडियम में उसका कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, उसका कुछ ना कुछ अपना तरीका होता है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपने टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्टोरी को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि लिटरेचर में वर्ड्स यूज़ होते हैं, लिटरेचर में लाइक जो भी ऑथर होता है वो लिख कर स्टोरी को एक्सप्रेस करता है थ्रू वर्ड्स, तो लिटरेचर में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द स्टोरी। देन पेंटिंग यूजेज लाइन्स, surface, color, tones, shapes and two-dimensional space। लाइन्स के थ्रू, अलग अलग कलर्स के थ्रू, शेप्स के थ्रू, जो कि 2D सरफेस पे एक कैनवस पे पेंट किए जाते हैं एक स्टोरी को बताने के लिए। अब जैसे आप पुरानी पेंटिंग्स देखोगे कोई भी, तो उसमें पता है क्या होता है कि एक कैनवस होता है विच इज़ 2D, ठीक है, और उस पर अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू उसमें अलग अलग शेप्स यूज़ करते हैं और अलग अलग कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं कोई भी स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पूरी स्टोरी पिक्चर्स के थ्रू ही हमें समझ आ जाती है। जैसे कि कॉमिक्स होती हैं, कॉमिक्स में क्या होता है कि लाइक जो भी हमें टेक्स्ट दिया होता है उसके नीचे उसकी पर्टिकुलर पिक्चर हमारे साथ साथ चलती रहती है टू एक्सप्लेन द स्टोरी, कि अगर किसी को पढ़ के नहीं समझ आ रहा है तो वो नीचे पिक्चर्स को देख के स्टोरी समझ ले। सेम ऐसे ही पेंटिंग्स में अलग अलग लाइन्स, कलर्स, टोन्स और शेप्स के थ्रू, जो कि एक 2D सरफेस पे पेंट किए जाते हैं, उससे स्टोरी एक्सप्रेस की जाती है। अब इसके बाद है स्कल्पचर। Sculpture uses solid objects like metals, stones, real objects, textures, color tones and three-dimensional space and offers multiple point of views of looking at an object। अब स्कल्पचर में क्या होता है, स्कल्पचर में जैसे मूर्ति वगैरह वो ही सब, तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है, मेटल्स यूज़ होते हैं, स्टोन यूज़ होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स, इन सबको यूज़ करके एक 3D स्कल्पचर बनाया जाता है जिसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और उसके थ्रू स्टोरी एक्सप्रेस की जाती है उस एक स्कल्पचर के थ्रू। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर यूजेस बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक ब्रिक, मोर्टार, स्टोन्स एंड मेटल्स। आर्किटेक्चर मतलब वही बिल्डिंग या फिर जो सेट हम देखते हैं, पीछे सेट बनाए होते हैं जो भी एक्टिंग में लगते हैं, या फिर अलग अलग बिल्डिंग्स जैसे कि ताजमहल। ताजमहल एक अपनी स्टोरी बताता है कि क्यों शाहजहां ने ताजमहल को बनाया, तो वो आर्किटेक्चर है, एक बिल्डिंग है जिसके थ्रू स्टोरीज बताई जा रही है। म्यूजिक यूजेस साउंड एंड साइलेंस। म्यूजिक में साउंड और साइलेंस यूज होता है। साइलेंस में तो हमारा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ बोलना नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कंप्लीट साइलेंस। और साउंड में एक तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाता है, फिर साउंड्स में एक तो ना लोक कथाएं होती हैं, तो उसमें क्या है वो प्रॉपर एक म्यूजिक के फॉर्म में होती है और उसी के थ्रू स्टोरी ट्रांसमिट हो रही होती है। तो थ्रू डिफरेंट साउंड्स एंड साइलेंस के थ्रू म्यूजिक में किसी भी स्टोरी को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस किया जाता है। थिएटर यूजेस साउंड एंड स्पेस। और थिएटर में अलग अलग साउंड्स, वो डायलॉग्स यूज़ करते हैं, म्यूज़िक यूज़ करते हैं, साइलेंस यूज़ करते हैं, और स्पेस वो एक सेट यूज़ करते हैं और उस सेट के थ्रू हमें स्टोरी दिखाते हैं ताकि स्टोरी का कुछ सेंस बने और हम स्टोरी से रिलेट कर पाएँ। अब सिनेमा यूजेस ऑल ऑफ दीज, पर सिनेमाज में हमारा लिटरेचर, हमारा स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, थिएटर, म्यूज़िक सब कुछ यूज़ होता है। A to Z एवरीथिंग इज़ यूज्ड इन सिनेमा। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स थे जिनके थ्रू भी स्टोरीज बताई जा सकती है, बट अब इन सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके जब हम स्टोरी बताते हैं देन वो सिनेमा कहलाता है। तो अब नीचे हमें ये दिया हुआ है, अभी हमने सारे पढ़ लिया सारे मीडियम्स के बारे में कि कैसे कैसे वो स्टोरी एक्सप्रेस करते हैं। अब हमने लास्ट में ये भी देखा जो सिनेमा है वो इन सब मीडियम को यूज़ करता है, तो अब ये देखेंगे कि सिनेमा इन सारे मीडियम्स को कैसे यूज़ करके हमें स्टोरी बताता है। तो सिनेमा यूजेस स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर के जो वर्ड्स होते हैं, लिटरेचर की जो स्टोरी होती है, लिटरेचर की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स सिनेमा में यूज़ होती हैं। उसके बाद सिनेमा यूजेस सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइन, शेप्स, कलर टोन्स इन कंपोजिंग विजुअल्स लाइक पेंटिंग्स। जैसे कि पेंटिंग्स में अभी मैंने बताया था कि लाइन, शेप्स, कलर टोन्स ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं स्टोरी बताने के लिए, उसी तरह सिनेमा में भी लाइन, शेप्स, कलर टोन्स इन सब का यूज़ होता है विजुअल्स बनाने के लिए, और जो भी सीन हमें दिखाया जा रहा है उसको मोर इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए। सिनेमा यूजेस द इल्यूजन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्पेस एंड कंपोजेस फिगर इन डेप्थ
and offers multiple point of view. स्कल्पचर की तरह ही सिनेमा में भी हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए जाते हैं और इल्यूजन किया जाता है 3 डायमेंशनल स्पेस का, जिसके थ्रू हमें वो मल्टीपल व्यू ऑफर करता है कि एक एक्टर को वो सामने से भी दिखाएगा, वो साइड से भी दिखाएगा, वो ऊपर से भी दिखाएगा, नीचे से भी दिखाएगा, कि वो हर जगह से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो दिखाने की कोशिश करता है, सेम एज द स्कल्पचर. सिनेमा यूजेस आर्किटेक्चर एंड नेचुरल स्ट्रक्चर्स एज सेटिंग्स. और सिनेमास में सेट्स यूज़ होते हैं, मॉन्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, बिल्डिंग्स यूज़ होती हैं. क्यों? ताकि वो हमें स्टोरी अच्छे से समझ आए, स्टोरी का सेंस बने. और ऑब्वियसली अगर आप कुछ दिखा रहे हो तो आपको कोई स्पेस चाहिए होगी. दैट इज़ आर्किटेक्चर, कि आप बिल्डिंग यूज़ करके और मॉन्यूमेंट्स यूज़ करके आप इन सबको यूज़ कर रहे हो स्टोरी एक्सप्रेस करने के लिए. सिनेमा यूजेज म्यूजिक एज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर. और सिनेमा म्यूज़िक यूज़ करता है, साइलेंस, डायलॉग्स, वही सब यूज़ करता है किसी भी सीन में मूड डालने के लिए, उसे इंटेंसिफाई करने के लिए, उससे और ड्रामेटिक बनाने के लिए. सिनेमा यूजेस एक्टर्स एंड डिपेंड्स अपॉन देयर परफॉर्मेंसेस. और सिनेमा जो होता है मेनली एक्टर्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, एक्टर्स पे डिपेंड करता है, सेम एज थिएटर, कि वो कैसी परफॉर्मेंस करेंगे. This is how cinema is intimately related to literature, visual arts and performing arts, but still has its own identity and is different from them. कि सिनेमा सारी चीज़ों को यूज़ करता है, फिर भी उसकी एक अलग, एक स्पेशल आइडेंटिटी है. Understanding this relationship of cinema to the other arts is taking the first step towards understanding the basic quality and property of cinema. सिनेमा को समझने के लिए हमें ये सारे अलग अलग टाइप्स के आर्ट्स कैसे ये यूज़ होते हैं सिनेमा में, इनको सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है. When we start seeing the links between cinema and the other arts, an exciting world opens up before us. और इसको पढ़ना बहुत ही एक्साइटिंग है, ठीक है. सो अब नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेचर एंड सिनेमा. इमेजेस इन माइंड एंड इमेजेस ऑन स्क्रीन. अब इसमें ये बताएंगे हमें कि जो भी इमेजेस जो हमारे माइंड में बनती है आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कि जो इमेजेस हम स्क्रीन पे देखते हैं, जो हमें डायरेक्टर दिखाते हैं उससे. तो लिटरेचर यूजेस वर्ड्स एंड व्हेन यू एंजॉय अ वर्क ऑफ फिक्शन वी रीड द वर्ड्स फर्स्ट, देन एसिमुलेट देम, एंड आफ्टर दैट we form our own mental pictures of places and characters. अब मान लो कोई भी वर्क है, पहले मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देती हूँ. एक बॉय वीडियो गेम खेल रहा है, सिंपल. तो अब आप इसे अलग अलग तरीके से इमेजिन करोगे. तो आप में से कुछ लोग कैसे इमेजिन करोगे कि वो 5 to 6 ईयर्स का छोटा बच्चा है, कुछ ऐसे इमेजिन करोगे कि वो 10 to 12 ईयर्स का है, कुछ इमेजिन करोगे आप कि वो अडोलेसेंट है, कुछ इमेजिन कर सकते हो कि वो एडल्ट है. तो मैंने आपको सेम सिचुएशन दी और आपके उसके अलग अलग विजुअल्स में देखा आपने उसे कि किसी को लग रहा है वो इतने साल का है, किसी को लग रहा है वो इतने साल का है. फिर सेटिंग्स भी अलग अलग होगी, कोई किसी टाइप की जगह इमेजिन करेगा, कोई किसी टाइप की जगह इमेजिन करेगा. ऐसे ही जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हर एक रीडर अलग अलग तरीके से उसे विजुअलाइज करता है, अलग अलग तरीके से उसकी इमेज बनाता है अपने माइंड में. Moreover, these images are not same for all of us, although we read the same words. कि मैंने आपको सेम चीज़ बताई है, हम सेम चीज़ पढ़ते हैं, सेम टेक्स्ट पढ़ते हैं, तब भी जो हमारे माइंड में इमेज बनती है वो सबके माइंड में अलग अलग बनती है. In cinema, exactly opposite of this happens. When we see a film, we directly see the images of the place, person, landscape, and building on screen. All of us see the same image and for the same amount of time exactly as composed by the director. और अगर हम कोई मूवी देखते हैं, मान लो उसमें कोई सीन आ रहा है, उसमें दिखाया हुआ है हमें कोई बच्चा फ़ोन में मोबाइल गेम खेलता हुआ, तो अगर मान लो उसमें 4 to 5 ईयर्स का दिखाया तो हम सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस है, सबको वो सेम रूम दिखेगा, सेम सेटिंग दिखेगी, सेम साल का बच्चा विद सेम फेस दिखेगा. तो डायरेक्टर जो होता है वो तो एक ही तरीके का सीन कंपोज करता है और जो भी लोग देखेंगे उन सबके दिमाग में एक ही इमेज आएगी, बिकॉज वो एक ही इमेज को स्क्रीन पर देख रहे होंगे. तो ये डिफरेंस है कि जब भी हम कुछ लिटरेचर का वर्क पढ़ते हैं तो सबके दिमाग में अलग अलग इमेजेस आती है, वर्सेस अगर हम सिनेमा देख रहे होते हैं तो वो जो पर्टिकुलर सीन आ रहा होता है वो एज इट इज़ हमारे माइंड में छप जाता है. So next is characterization in literature and characterization in cinema. Portraying a character is essential and common to literature and cinema. दोनों में सिनेमा
दोनों में, सिनेमा में और लिटरेचर में, दोनों में ही करेक्टर्स की ज़रूरत होती है टू टेल अ स्टोरी, बिकॉज जो स्टोरी होती है वो ऑब्वियसली करेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। तो करेक्टर्स आर वेरी असेंशियल बोथ लिटरेचर और सिनेमा दोनों में। तो अब इसमें अलग अलग वेज दिखाए हुए हैं कि कैसे जो राइटर्स हैं या कैसे जो फिल्म मेकर्स हैं वो अलग अलग तरीके से एक करेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका एक बैकग्राउंड, एक इमेज हमारे माइंड में फॉर्म करते हैं। द पोर्ट्रेट इन नॉवल एंड पोर्ट्रेट इन सिनेमा। The evolution of the novel, an interesting convention, seems to have been strongly established, and that is of painting a word picture of character at the point of entry in the novel. एक नॉवल में जब हम एक नॉवल स्टार्ट कर रहे होते हैं, अगर हमें किसी करेक्टर के बारे में बताया जाता है तो एक एक चीज़, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिटेल्स हमें उस करेक्टर की बताई जाती है ताकि हम उसकी जो इमेज है वो अपने माइंड में फॉर्म कर सकें। मान लो हमें ये दिखाया है कि एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि थोड़ा ज़िद्दी है, उसको स्पेक्स लगे हुए हैं और वो सोफ़ा पे बैठा है, पढ़ रहा है, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हमारी कहानी एक तरीके से। तो ऐसे वो एक जो ऑथर होते हैं वो हमारे माइंड में उस करेक्टर की इमेज फॉर्म हो, इसके लिए उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं जब उस करेक्टर की एंट्री हो रही होती है तब। दिस डिस्क्रिप्शन सीक्स टू इंट्रोड्यूस द रीडर टू द करेक्टर, हमें उस करेक्टर से इंट्रोड्यूस करता है in a manner that will make a strong impact and thus form a graphic image of the character in his or her mind. The authors have done this by describing the basic physical, sociological and psychological dimensions of a character, कि वो करेक्टर कैसा दिखता है, उसके आसपास की सोसाइटी, उसका सोसाइटी से इंट्रैक्शन कैसा है, उसकी इनर माइंड और उसकी स्टेट कैसी है और उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसका इनर माइंड और उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सब बताता है। और उसके बाद एक नीचे एक बुक का एग्जांपल दिया हुआ है, अंडर द नेट, इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस। अब इसके बाद कैसे सिनेमा में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ये दिखाया गया है, और इसके लिए एक तो चारुलता जो फिल्म है उसका यूज़ किया हुआ है और मुगले आज़म फिल्म का यूज़ किया हुआ है, और ये दोनों फिल्म में से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखते हैं चारुलता जो कि सत्यजीत राय ने बनाई है। तो वो चारुलता फिल्म में एक लेडी होती है, आई एम नॉट रीडिंग दिस, मैं शॉर्ट में तुमको बता रही हूँ। चारुलता फिल्म में एक लेडी होती है और वो एक हैंकर चीफ पे बी लेटर स्यू कर रही होती है। बी लेटर जो होता है वो उसे बना रही होती है विद अ निडल एंड थ्रेड ऑन अ हैंकर चीफ। बी लेटर क्यों बनाती है? क्योंकि उसके हस्बैंड का जो नाम है उसका इनिशियल इज बी, ठीक है। उसके बाद ये दिखाया है कि पहले वो ये कर रही होती है, फिर उसका रूटीन दिखाया हुआ है कि वो टी ऑर्डर करती है अपने हस्बैंड के लिए, घर में इधर उधर घूम रही होती है, बाहर देखती है लाइक थ्रू ओपेरा ग्लासेस, दूरबीन वगैरह के थ्रू बाहर देख रही होती है विंडो से, और बोर हो रही होती है और उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कोई डायलॉग यूज़ नहीं करा हुआ है इस पूरे सीन में, जबकि चारुलता की एंट्री दिखाई हुई है। वो 10 मिनट तक पूरे बस अलग अलग कैमरा मूवमेंट से ये दिखा रहे हैं कि उसका क्या रूटीन है, वो कैसी कैरेक्टर है, कि वो कैसी इंसान है, ताकि हम मतलब विदाउट वर्ड्स हम उसके बारे में जान सके थ्रू कैमरा मूवमेंट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, कि बहुत वो ज़्यादा लोनली फील कर रही है, वो थोड़ी रिच लेडी है, वो टी ऑर्डर कर रही है, वो रिच लेडी है और घर में इधर उधर घूम रही है, बहुत ज़्यादा लोनली है और बाहर देख रही है, तो मतलब शी इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द आउटर वर्ल्ड। तो एक रिच लेडी की कहानी है एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड अपने घर में घूमने में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही है एंड शी इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट द आउटर वर्ल्ड। तो विदाउट डायलॉग सिनेमा में इतनी पावर होती है कि खाली कैमरास के थ्रू और एक्टिंग के थ्रू ये दिखाया जा सके कि वो कैरेक्टर कैसा है। तो सेकंड इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अनारकली, जो कि के आसिफ की मुगले आज़म में दिखाया हुआ है। उसमें क्या होता है, एक स्कल्पचर बनाने वाला होता है, एक स्कल्पटर, और वो बहुत सैड होता है कि लाइक वो अगर कोई ऐसा स्टैचू बनाता है या ऐसा स्कल्पचर बनाता है जो कि ट्रुथ शो करता है या फिर ऑनेस्टी शो करता है, तो उसको किंग नहीं पसंद करते, इसलिए वो सैड है। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान सच बोलता है तो कैसे उसे पनिशमेंट दी जाती है एक किंग के कोर्ट में। तो फिर वो ये सोचता है कि वो एक ऐसा स्कल्पचर डिज़ाइन करेगा जो बहुत इमेंस ब्यूटीफुल होगा, जिसके लिए सोल्जर्स जो होंगे वो अपने हथियार त्याग देंगे और किंग जो होगा वो अपना क्राउन नीचे रख देगा, लाइक
किंग अपना क्राउन नीचे रख देगा, दिस मीन्स कि ही सरेंडर्ड, किंग सरेंडर कर देगा। और उसके बाद जो लोग होंगे दे विल फॉल इन लव विद द स्टैचू, विद द स्कल्पचर। तो वो ऐसा सोचता है कि वो एक ऐसी लेडी का स्टैचू बनाएगा जो ट्रुथ दिखाएगी और ऑनेस्टी को सिम्बोलाइज करेगी। और उनका एक कल्चर होता है कि स्टैचू जब हो जाता है रेडी तो उसके ऊपर से क्लॉथ हटाना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इधर पे स्टैचू रेडी नहीं हुआ था, तो अनारकली स्टैचू के पोज में, जैसे कि हमें स्कल्पचर को खड़ा करना था, वो उसी पोज में खड़ी हो जाती है और ट्रुथ और ऑनेस्टी को सिम्बलाइज करते हुए। और जब अकबर जो कि किंग होते हैं वो उस कपड़े को हटाते हैं, वो अनारकली सामने आती है और उसी समय अकबर फॉल्स फॉर अनारकली। ये चीज़ है। तो अब इसमें हमने ये देखा कि अनारकली को कैसे इंट्रोड्यूस करा गया, समथिंग जो कि बहुत एक्स्ट्रा था, थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक था, और चारुलता को कि बहुत ही नॉर्मल वे से एक रियलिस्टिक तरीके से चारुलता को इंट्रोड्यूस करा गया। तो कैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू टेक्स्ट, थ्रू लिटरेचर, और कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू सिनेमा, उसमें भी हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। यही था बस इसके अंदर। तो अब है पेंटिंग एंड सिनेमा। देखो वैसे ना ये सब मैं एक बार डिटेल में बता चुकी हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोरिंग भी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। द आर्ट ऑफ पेंटिंग हैज़ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन सिनेमा एज पेंटिंग डेवलप्ड मच बिफोर द एडवेंट ऑफ सिनेमा। पेंटिंग इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन विच क्रिएट्स एस्थेटिक एक्सपीरियंस बाय मीन्स ऑफ लाइन्स, शेप्स, tones and colors. These elements are composed in frames by the painters. This concept of framing all these elements is borrowed by cinema to tell a story on screen. जो पेंटिंग थी वो सिनेमा से ऑब्वियसली बहुत पहले आ चुकी थी। तो पेंटिंग में क्या होता है, अलग अलग टोन्स, कलर्स, लाइंस को यूज़ करके, शेप्स को यूज़ करके ऑन अ 2D सरफेस एक स्टोरी बताई जाती है। अब तुम्हें याद हो गया होगा, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। हाँ, तो उससे बताई जाती है। सिनेमा में क्या होता है, हर एक शॉट इज़ लाइक अ मूविंग पेंटिंग, कि हर एक शॉट में अलग 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 पेंटिंग्स कनेक्ट होके कंटिन्यूअस सीरीज में वो एक सिनेमा बना रही है। तो सिनेमा इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पेंटिंग, और कैसे विजुअल्स को अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें इमोशंस डालने हैं जैसे कि एक पेंटिंग में डाले जाते हैं, उस वे को कैसे यूज़ करना है सिनेमा में। उसके बाद इनफैक्ट सम ऑफ द पेंटिंग्स रिमाइंड यू इंस्टेंटली ऑफ सर्टेन सीन्स फ्रॉम अ पॉपुलर फिल्म। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे कोई पिक्चर थी और उसको मूवी में यूज़ करा हुआ है, या कोई मूवी थी उसकी पिक्चर बनाई हुई है, तो उसमें वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब है द शॉर्ट कॉम्पोजिशन इन सिनेमा और कैप्चरिंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट और इमोशन इन्वॉल्व्स मेन एलिमेंट्स ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। This later is the placement of subjects or objects in relation to the camera. This is also borrowed by. अब देखो इसमें एक तो होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। अब फोरग्राउंड में होता है जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो सीन मेन चल रहा होता है, जिनके रिवॉल्व अराउंड हो रहा होता है। कुछ प्रॉप्स हो सकते हैं उसमें एक दो, और जो कैरेक्टर्स होते हैं। और बैकग्राउंड क्या होता है, मान लो उनके घर का बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, उनके घर का सेट दिखाया हुआ है, या फिर कोई रोड का सीन चल रहा है तो पीछे पेड़, गाड़ियाँ वगैरह और रोड, वो सब बैकग्राउंड हो गया। और फोरग्राउंड क्या हो गया, वो दो कैरेक्टर्स या वो एक्टर्स जिनके अराउंड स्टोरी चल रही है, और कुछ एक दो प्रॉप्स। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का भी जो कॉन्सेप्ट है वो एक पेंटिंग से ही लिया गया है। सो अब नेक्स्ट है स्कल्पचर एंड सिनेमा। एनी वर्क ऑफ स्कल्पचर इज इन 3 डायमेंशंस। कोई भी स्कल्पचर होता है उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। हाइट होगी उसकी कुछ विड्थ होगी और उसकी कुछ डेप्थ होगी। Moreover, unlike paintings, it can be viewed from many different angles. अब पेंटिंग्स में क्या होता है कि वो एक 2D सरफेस पे होते हैं, तो हम उन्हें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं सामने से। बट एक स्कल्पचर होता है, हम उसे डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं क्योंकि वो 3D है। और हर बार जब हम उसे अलग अलग एंगल से देखेंगे, हर बार हम अलग पर्सपेक्टिव से, हमारा हर बार अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको देखने के लिए। As we move around it, the object appears different from different places. This is the unique quality of experiencing a work of sculpture. It makes the same object form appear different to us, making our experiences richer and multidimensional. और एक ही ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग जगह से देखेंगे तो वो हमें मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग डायमेंशन से दिख रहा है, और हमारा एक्सपीरियंस उसको देखने का बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम उसे, आप एक चीज़ को ऊपर से देख रहे हो और एक चीज़ को आप डीपली, आप हर एंगल से देख रहे हो, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो इस स्कल्पचर में पॉसिबल है, ना कि पेंटिंग में। और ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। तो
इसमें क्या है कि सिनेमा में कैसे यूज़ होता है स्कल्पचर, सिनेमा में कोई भी कैरेक्टर होता है उसका अलग अलग मूड दिखाने के लिए, एक तो पता है एक ट्रिक होती है जिसकी मान लो किसी को डोमिनेंट दिखाना है, गुस्से वाला दिखाना है, तो उसे ऐसे ऊपर से फ्रेम किया जाएगा। अब किसी को ऐसे सबमिसिव दिखाना है या फिर कोई डर रहा है या समथिंग लाइक, तो उसे नीचे से शूट किया जाएगा। ऐसे अलग अलग, या फिर लॉन्ग शॉट लेंगे, क्लोजअप लेंगे, अलग अलग तरीके से हमें एक्टर को दिखाएंगे ताकि अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेस हो सकें। तो ये भी स्कल्पचर से ही लिया गया है इन सिनेमा। आर्किटेक्चर एंड सिनेमा। आर्किटेक्चर स्पेशल 3 डायमेंशनल आर्ट। आर्किटेक्चर भी स्कल्पचर की तरह 3 डायमेंशनल होता है, अलग अलग जगह से देख सकते हैं। स्पेशल एक स्पेस, एक सेट को प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। Like sculpture and architecture work also reveals itself through multiple point of views. Architecture is also most functional of all arts as it has a use value. Architecture सबसे ज़्यादा सारे आर्ट्स में से सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा फंक्शनल होता है, बिकॉज उसकी एक यूज़ वैल्यू होती है कि जैसे मंदिर हो गया तो वो पूजा करने के लिए हो गया, घर हो गया तो रहने के लिए हो गया, तो उसकी एक यूज़ वैल्यू होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फंक्शनल होता है। और ये MCQ में पूछ सकते हैं। अ बिल्डिंग हैज़ गॉट टू बी not just aesthetically pleasing but serve the purpose for which it was originally planned and constructed. एक तो ये आई प्लीजिंग होती है कि अगर हमें कोई भी मूवी होगी जिसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा या जिसकी सेट्स बहुत अच्छे होंगे तो हमें ऑब्वियसली उसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तो एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है, एक इसकी फंक्शनल वैल्यू होती है कि जिसके लिए वो ओरिजिनली बना था वो उसके काम आ रहा है। कि मान लो हम किसी के घर में शूट कर रहे हैं तो वो एक घर में रहने के लिए भी वो यूज़ हो रहा है, उसका ओरिजिनल पर्पस के लिए भी वो यूज़ हो रहा है। आर्किटेक्चर हैज़ अ सर्टेन स्टैंड अलोन क्वालिटी। आर्किटेक्चर की एक अपनी अलग स्टैंड आउट करता है, वो उसकी अलग ही ऐसी क्वालिटी होती है कि वो अलग ही स्टैंड आउट करता है। जैसे कि अब एल्फिल टावर है, इज सिनोनिमस विद पेरिस, कि अगर कोई भी पेरिस बोलेगा तो उसे एल्फिल टावर याद आएगा, एल्फिल टावर बोलेगा तो उसे पेरिस याद आएगा। अब उसके सिनोनिमस हो गया है क्योंकि वो टाइमलेस है, बिल्डिंग हमेशा रहेगी और वो किस पर्पज़ के लिए बनाई हुई है वो भी हमेशा रहेगा। तो बिल्डिंग जो है वो पॉपुलर हो जाती है किसी भी जगह की और वो उस जगह को उस बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अब ताजमहल बोला जाएगा तो वो आगरा ही माना जाएगा, या आगरा बोलेंगे तो सबसे पहले दिमाग में ताजमहल आएगा, बिकॉज जो वो मॉन्यूमेंट है, जो वो आर्किटेक्चर है, उसने उस प्लेस की ब्यूटी को और बढ़ा दिया, उसे और पॉपुलर बना दिया, इसलिए वो उसका लैंडमार्क बन गया। आर्किटेक्चर ऑफ अ सिनेमा इंटरेस्टिंग सेटिंग्स टू स्टेज सीन। जो आर्किटेक्चर होता है वो सिनेमा को अलग अलग स्टेज प्रोवाइड करता है, अलग अलग सेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम शूटिंग कर सकते हैं। मैनी डायरेक्टर्स हैव मेड यूज़ ऑफ दिस फैक्ट टू गिव अस मेमोरेबल सीन्स। और कई डायरेक्टर्स ने इस फैक्ट को यूज़ करा है हमें मेमोरेबल सीन्स देने के लिए। जैसे कि एल्फ्रेड वॉज वन सच डायरेक्टर हु यूज्ड फेमस बिल्डिंग्स एज सेटिंग फॉर हिज फिल्म सीक्वेंसेस। ये अपनी फिल्म्स में बहुत ज़्यादा फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स का यूज़ करते थे ताकि लोग उससे कनेक्ट हों और लोगों को बहुत सुंदर प्लीजिंग चीज़ें देखने को मिले। और इंडिया में भी मैनी डायरेक्टर्स ने आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स को यूज़ करा है, जैसे कि ताजमहल जो है वो कई फिल्मों में दिखाया जाता है। एंड देन अगर आपको दिल्ली दिखाना होता है तो उसमें कुतुब मीनार ज़रूर दिखाया जाता है या फिर रेड फोर्ट ज़रूर दिखाया जाता है, ये चीज़ें। म्यूज़िक एंड सिनेमा। म्यूज़िक इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट एंड देयरफॉर इज़ टाइम बाउंड टेम्पोरल। म्यूज़िक जो होता है एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है, उसे परफॉर्म किया जाता है और जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में वही उसे देख सकते हैं, और टाइम बेस्ड होता है वो, इसलिए वो टेम्पोरल होता है। म्यूज़िक इज़ एन ओरल आर्ट, एक ओरली प्रेजेंट करा जाता है सुनने के लिए, ओरल आर्ट। म्यूज़िक यूजेस साउंड एंड साइलेंस इन डिफरेंट पैटर्न कॉम्बिनेशंस। और म्यूज़िक में साउंड और साइलेंस को अलग अलग पैटर्न्स और कॉम्बिनेशंस में यूज़ करा जाता है अकॉर्डिंग टू द सीन, ये अकॉर्डिंग टू द इमोशन। म्यूज़िक इज़ वन आर्ट दैट कैन बी ट्रांसफर टू सिनेमा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। म्यूज़िक एक ऐसा फॉर्म है जो सिनेमा में एज इट इज़ उठ के आ गया, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं पड़े हैं। अ सॉन्ग और अ थीम म्यूज़िक कंपोज्ड फॉर अ फिल्म can and thus become part of the film and yet retain its independent existence as a musical piece. अब कोई सॉन्ग है मान लो, या फिर कोई थीम म्यूज़िक है, थीम म्यूज़िक मान लो डोरेमोन का है, ज़िंदगी सवार दूँ ये वाला, या फिर कोई सॉन्ग है मान लो, तो वो एज इट इज़, वो म्यूज़िक में भी ऐसे सुनाया जाता है, वो सिनेमा में भी एज इट इज़ उठ के आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है, जबकि वो सिनेमा में यूज़ हो रहा है और वो सिनेमा को भी इन्हांस कर रहा है। तो म्यूज़िक एक ओनली ऐसा मीडियम, एक ओनली ऐसा आर्ट फॉर्म है जो कि सिनेमा में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। सिंस म्यूज़िक कैन बी यूज्ड इन इट्स अनडाइल्यूटेड and most impacting manner,
इट हैज़ फॉर्म्ड सच ब्रिलियंट एसोसिएशन विद सिनेमा। तो ये कह रहा है सिनेमा को हम म्यूज़िक के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। ऑल द म्यूज़िक की एक अलग आइडेंटिटी रहती है सिनेमा में भी, इंडिपेंडेंट, बट सिनेमा को और भी इन्हेंस कर देता है म्यूज़िक। एंड विदाउट म्यूज़िक अब सिनेमा देखने में हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इन इंडिया स्पेशली म्यूज़िक हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन सक्सेस ऑफ सम फिल्म्स। कुछ फिल्म्स तो ऐसी ही होती हैं जो म्यूज़िक के बेस पे ही इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है कि उनके म्यूज़िक पहले ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, लोगों को वो पसंद आता है, तो वो लोग पिक्चर देखने जाते हैं। For both aesthetic and commercial reasons, films have always been considered important and essential in films in India. तो म्यूज़िक को हमेशा बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंसिडर किया जाता है इंडिया में फॉर द फिल्म्स। म्यूज़िक कैन डू द फॉलोइंग इन फिल्म्स। अब म्यूज़िक क्या क्या करती है एक फिल्म में? इमोशनल डेप्थ लाती है एक सीन में, कि मान लो एक इमोशनल सीन चल रहा है तो इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक डालेंगे तो वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा उसे, इमोशनल डायलॉग्स डालेंगे और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेगा। इट कैन हेल्प मूव द स्टोरी फॉरवर्ड थ्रू द नरेटिव सॉन्ग सीक्वेंस। अब ऐसे दिखा देते हैं ना, 4 साल आगे, 6 साल आगे, समथिंग लाइक दिस, 6 years आफ्टर, 6 साल बाद, 4 साल बाद। तो ये खाली हम नरेट करके बता सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है सब कुछ दिखाना, खाली नरेट कर दो और मूव और स्टोरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। इट कैन ऑफर अ मेलोडी और अ रिदम फॉर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स एंड एडिटर्स टू वर्क ऑन। ये एडिटर्स को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को एक रिदम प्रोवाइड कर देता है कि हाँ हमें इस बेस पे ऐसे ऐसे काम करना है। उसके थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, डायलॉग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक, तो डायलॉग्स के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि हाँ हमें इस सीक्वेंस वाइज काम करना है। इट कैन क्रिएट एंड सस्टेन अ मूड, वही एक मूड को रखने के लिए कि अगर एक एग्रेसिव सीन है तो वो एग्रेसिव सीन को मेंटेन करके रखेगा, अगर कोई डायलॉग्स नहीं होंगे तब भी। इट कैन हेल्प इन पब्लिसिटी ऑफ द फिल्म, फिल्म को बहुत प्रमोट करने के लिए, कि आजकल तो यही होता है ना, जैसे कि स्त्री 2 का एग्जाम्पल ले लो, उसका सॉन्ग पहले आ गया था, आई नहीं वाला, तो फिल्म को और प्रमोट करने के लिए, वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसके गाने पहले ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं कि लोगों को गानों से उसके बारे में जान लेंगे, गाने पॉपुलर हो जाएंगे तो लोग चाहेंगे कि हम फिल्म भी जाके देखें। Some musical themes and songs get associated with the image of the film. अब कुछ थीम सॉन्ग्स होते हैं किसी भी पिक्चर के, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग होता है जिससे फिल्म एसोसिएट हो जाती है। मान लो तारक मेहता का एग्जांपल ले लो, तो तारक मेहता का जो थीम सॉन्ग है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, तो इससे अब वो जो सीरियल है वो एसोसिएट हो गया, ये बता रही है। इट कैन हेल्प ब्रिंग आउट सब वोकल फीलिंग्स एंड मूड्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स, और इससे फीलिंग्स और मूड्स को भी दिखाया जा सकता है विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। म्यूजिक इज यूजुअली यूज्ड इन 3 ways इन फिल्म्स, और इन 3 ways से फिल्म्स में म्यूजिक यूज होता है। टाइटल या थीम म्यूजिक की तरह, वही जिंदगी सवार दूँ, ये थीम म्यूजिक है, तारक मेहता का ये थीम म्यूजिक है। बैकग्राउंड स्कोर, कोई भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है किसी सीरियल में, जैसे कि मान लो वो थप्पड़ मारने वाला सीन आता है ना, ठा ठा ठा, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है ये। और सॉन्ग्स, काटी रात मैंने खेतों में। सो नेक्स्ट इज आर थिएटर एंड सिनेमा। तो थिएटर इज लाइव कम्युनिकेशन and actors, empty space and audience are 3 most essential factors necessary for the performance of the play. तो थिएटर जो होता है वो लाइव होता है, लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव एक्टिंग होती है, जिसमें एक्टर्स, एक एम्प्टी स्पेस जिसको हम स्टेज या फिर सेट बुला सके, और ऑडियंस की ज़रूरत होती है। थिएटर इज़ एन आर्ट दैट लुक्स टू बी द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द सिनेमा। और सिनेमा और थिएटर को हम ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। क्यों? क्योंकि सिनेमा की तरह थिएटर भी ऑडियो विजुअल, उसमें हम देखते हैं और सुनते हैं, और स्पेटियो टेम्पोरल, एक पर्टिकुलर स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के थ्रू उसे दिखाया जाता है। लाइक सिनेमा इट हैज़ एक्टर्स, सीन चेंजेस, लाइटिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सेट्स, स्टोरी एट्सेट्रा। और सिनेमा के थ्रू ये सब चीज़ें हमें थिएटर में भी देखने को मिलती हैं। पर अब हमें देखना है डिफरेंस थिएटर और सिनेमा के बीच, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको तो तुम स्टार मार्क कर ही लो बिकॉज ये एग्जाम में आ ही जाता है। While watching a play, point of view of the spectator is fixed depending upon where he is sitting in the auditorium. अब मान लो ऑडिटोरियम में मैं इधर बैठी हूँ, स्टेज इधर है, तो मैं पूरा इधर से ही देखूंगी। अब ये नहीं है मैं उड़ के इधर चली जाऊंगी, इधर चली जाऊंगी, नहीं, मैं इधर हूँ तो मैं इधर से ही देखूंगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स्ड है एक थिएटर में। और सिनेमा में क्या होता है, एडिटिंग के थ्रू और कैमरा मूवमेंट्स के थ्रू हमें अलग अलग
तरीके से दिखाया जाता है। मान लो ये मूवी चल रही है तो मुझे इधर से भी दिखाया जाएगा, इधर से भी, हर जगह से दिखाया जाएगा। तो चाहे हॉल में, मूवी हॉल में तुम इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, सबको सेम पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा जो वो दिखाना चाहता है डायरेक्टर। Each spectator has a different point of view of looking at the stage play. Each spectator has the same point of view as the others at all time. वही है इसमें, पहले वाले पॉइंट से अलग पॉइंट पता कैसे है। पहले वाले में ये था कि हमारा फिक्स्ड होता है कि इधर से देख रहे हो तो इधर ही दिखेगा, पर उसमें हमारा फिक्स्ड नहीं होता, हमें अलग अलग एंगल्स देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि सारी ऑडियंस को एक थिएटर में अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा होता है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेकर अलग हो जाता है। बट सिनेमा में सबको वही सेम चीज़ दिख रही होती है, वही एक एंगल से, जो कि इसको दिख रही है उसको भी इसी एंगल से दिखेगी। टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल बट नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। सिनेमा में ऑब्वियसली हमें पता है एडिटिंग वगैरह बहुत लगती है, कैमरा मूवमेंट्स बहुत लगती है, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा एसेंशियल है सिनेमा में। थिएटर में ना भी यूज़ हो तो इतना कुछ है नहीं। थिएटर इज़ लाइव कम्युनिकेशन। थिएटर जो होता है वो लाइव होता है और सिनेमा जो होता है वो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड होता है। क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस वेरीज ईच टाइम। क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड वंस एंड फॉर ऑल। थिएटर में मान लो हमें 10 जगह वो प्ले करना है, तो हमारे इधर मान लो इधर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लाइव प्ले चेंज तो कर नहीं सकते, जो हो गया तो हो गया। इधर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मान लो इधर बहुत अच्छा हो गया, उधर उससे ज़्यादा अच्छा हो गया, तो क्वालिटी होगी परफॉर्मेंस की वो हमेशा अलग अलग होगी। वेरा सिनेमा में एक बार फिल्म बन गई तो ऑब्वियसली आप एक तो उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, उसे हटा सकते हो काट पीट करके, ठीक है, और उसे एज इट इज़ आप प्रेजेंट करोगे 10 जगह पे, अलग अलग जगह पे, तो क्वालिटी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि एक ही चीज़ बार बार अलग अलग जगह दिखाई जा रही है। इन थिएटर वी सी एक्टर्स इन लाइफ साइज रियलिटी। इन सिनेमा द एक्टर्स आर ऑलवेज लार्जर दैन लाइफ इमेजेस। थिएटर में हमारे सामने प्ले हो रहा होता है, सामने की सामने, तो हमें वो रियल लाइफ साइज में दिखते हैं कैरेक्टर्स। बट अगर हम सिनेमा में के थ्रू देखें तो हमें वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखते हैं, वो रियल लाइफ में जितने होते हैं, जितने साइज के, उससे ज़्यादा बड़े दिखते हैं हमें मूवीज़ वगैरह में। एन एक्टर्स प्रेजेंस इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ थिएटर। और पूरा का पूरा थिएटर किस पे डिपेंड करता है? एक एक्टर और उसकी परफॉर्मेंस पे। वेयर सिनेमा किस पे डिपेंड करता है? पूरा का पूरा एडिटिंग पे, कि मान लो थोड़ा चीज़ इधर भी उधर हो गई परफॉर्मेंस में एक्टर से, तो एडिटिंग के थ्रू वो फिक्स की जा सकती है। बट थिएटर तो लाइव होता है, तो उसमें सब कुछ एक्टर पे डिपेंड करता है, और सिनेमा में सब कुछ एडिटिंग पे डिपेंड करता है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस के लिए आ जाता है। तो रिटर्निंग टू सिनेमा, दस वी मूव फ्रॉम अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिनेमा लाइक ऑडियो विजुअल स्पेटियो-टेम्पोरल आर्ट टू अ मोर रिफाइंड वन दैट सेज, कि पहले हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर की स्टार्टिंग में, अब थोड़ी और अच्छी और थोड़ी और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन पर हम आते हैं। सिनेमा इज इन टेम्पोरल आर्ट। सिनेमा एक टेम्पोरल आर्ट है, टाइम बेस्ड है, दैट क्रिएट्स एन इल्यूशन ऑफ कंप्लीट 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, जिससे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का एक इल्यूजन बनता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं थ्रू द प्रोजेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल इमेजेस। कैसे? 2 डायमेंशनल इमेजेस के प्रोजेक्शन से, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होती है पिक्चर्स हमारी, बस इल्यूजन ऐसा होता है कि हमें वो 3 डायमेंशनल लगती हैं। एंड रिकॉर्डेड साउंड्स, विद रिकॉर्डेड साउंड्स। और आई नो ये बहुत लंबा था। फाइनली अब इसमें देखो ये करेक्टर्स वाली चीज़ दी हुई है, प्लीज़ स्किप इट, मत पढ़ने से टाइम वेस्ट मत करना ना, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है। तो गाइज़ इसमें अब वो करेक्टर्स वाला पार्ट था, वो मैंने स्किप कर दिया, तुम भी स्किप कर देना, उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम आ गए समरी पे। आई नो थोड़ी बोरिंग है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो एक होते हैं सर्गेई आइजनस्टाइन, अब इनका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत बोल सकती हूँ तो तुम देख लेना, ठीक है। ये ग्रेट फिल्म मेकर होते हैं और फिल्म टीचर होते हैं, और इनकी फेमस फिल्म होती है बैटलशिप पोटेमकिन, और ये इन्होंने बहुत लिखा है सिनेमा और उसका कनेक्शन विद द अदर आर्ट फॉर्म्स जो आज हमने पढ़े हैं। और उनकी बुक फिल्म फॉर्म में ये एक्सप्लेन करते हैं सिनेमा के अचीवमेंट्स। वैसे मुझे नहीं लगता कोई इसमें से जनरली क्वेश्चन पूछता है, बट हाँ ठीक है। सिनेमाज रिलेशन विद अदर आर्ट्स अब इन्होंने कैसे बताया? सिनेमा प्लस स्कल्पचर, तो स्कल्पचर होता है वो स्टिल होता है और वो मूव नहीं करता, और सिनेमा मेक्स शेप्स एंड फॉर्म्स मूव, सो इट्स लाइक स्कल्पचर इन मोशन। पर सिनेमा में चीज़ें मूव कर रही होती हैं, सो इट्स लाइक मूविंग स्कल्पचर, जो कि होता है सिनेमा में। उसके बाद है पेंटिंग और सिनेमा। अ पेंटिंग इज फिक्स्ड
ओनली वन इमेज, एक इमेज होती है पेंटिंग में और वो फिक्स्ड होती है। और सिनेमा में बहुत सारी मूविंग पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी इमेजेस के फ्रेम होते हैं जो मिलके एक शॉट बनाता है। उसके बाद म्यूज़िक और सिनेमा के बारे में उन्होंने क्या बोला है, म्यूज़िक ऑलरेडी हैज़ रिदम एंड इमोशंस, म्यूज़िक में ऑलरेडी रिदम और इमोशंस होते हैं। सिनेमा एड्स पिक्चर्स प्लस स्टोरीज टू म्यूज़िक, सो फीलिंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर। बस उस म्यूज़िक में पिक्चर्स और स्टोरी को ऐड कर देता है सिनेमा, जिससे म्यूज़िक और अच्छे से समझ आता है और उसकी जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद सिनेमा और लिटरेचर, लिटरेचर यूजेस वर्ड्स टू टेल अ स्टोरी, लिटरेचर में वर्ड्स यूज होते हैं स्टोरी बताने के लिए। सिनेमा चेंजेस वर्ड्स इनटू विजुअल्स एंड साउंड सो वी कैन सी एंड हियर द स्टोरी। बट लिटरेचर में खाली हम वर्ड से स्टोरी समझ सकते हैं, सिनेमा में हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए लिटरेचर को और इन्हांस कर देता है सिनेमा। लास्ट में सिनेमा में सारे आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं वो सबको कंबाइन करता है, तो सिनेमा एक कंप्लीट आर्ट फॉर्म है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रियल और पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था आई नो, बट अब मुझे ये बताना नेक्स्ट वीडियो मास मीडिया की आनी चाहिए या फिर साइकोलॉजी की, और ये चैप्टर ख़त्म होता है। और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है गाइस, बाय बाय।